नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। तो प्रयत्न अर्थात अवरोध के आधार पर ध्वनियों के जो भेद हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। प्रयत्न के आधार पर ध्वनियों प्रयत्न या अवरोध के आधार पर ध्वनियों के दो भेद रहते हैं साथियों। एक है अभ्यंतर और दूसरा है बाह्य। बाह्य यानी बाहरी प्रयत्न। ठीक है। अभ्यंतर के आधार पर जो ध्वनियाँ हैं साथियों, वो आप देखिए मुख विवर्ग के जो आंतरिक अंग है, जैसे कि क वर्ग कंठ्य, च वर्ग तालव्य, ट वर्ग मूर्धन्य, त वर्ग दंत्य और प वर्ग ओष्ठ्य व्यंजन। ठीक है। तो इनको अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन ये संख्या देख लीजिए आप, 25 रहती है इनकी। आगे अंतस्थ व्यंजन जो है य र ल व, इनको अंतस्थ क्या जाता है, ऊष्म व्यंजन जे रहे और अर्ध स्वर जे रहे। और इसमें हम पार्श्विक की बात करें तो ये पार्श्विक, यहाँ मूर्धा से हमारी जिह्वा मुड़कर स्पर्श करती है, मुड़कर, और वायु अगल बगल से बाहर निकलती है। लुंठित प्रकंपित जो व्यंजन है वो ये है। ठीक है साथियों। और ये र भी एक प्रकार से मूर्धन्य ध्वनि में आता है, लेकिन ये लुंठित या प्रकंपित भी इसको कहा जाता है। ठीक है। यानी कंपन करता है और जिह्वा। अनुनासिक, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण। ठीक है। प्रत्येक वर्ग यानी कि 5 ये वर्ग हैं ऊपर, तो इनका जो अंतिम वर्ण है ये नस्की है, यानी अनुनासिक। आगे चलते हैं। बाह्य प्रयत्न के आधार पर जो ध्वनियों के भेद हैं वो 4 हैं साथियों। अघोष, सघोष, ठीक है, अलप प्राण और महाप्राण। ठीक है। अभी देखिए अघोष का देखिए साथियों, जो क ख च छ ट ठ त थ और प फ। अभी इनकी मैं परिभाषा क्यों नहीं दे रहा हूँ, वो आपने पिछले PDF और वीडियो से देख लेना साथियों। ठीक है, क्योंकि पहले से ही ये करवाया हुआ है। तो ये पहले दो आएंगे प्रत्येक वर्ग में स्पर्श व्यंजनों में, तो ये अघोष कहे जाएंगे। और सघोष जो है ये दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन जो है वो सघोष कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि अघोष में क्या कहा जाता है कि स्वर तंत्रियाँ कम झंकृत होती हैं, कम कंपन करती हैं, लेकिन सघोष में अधिक करती हैं। वहीं अलप प्राण की यदि हम बात कर लेते हैं, अलप प्राण, तो इसमें जो स्पर्श व्यंजन है जैसे कि 25 क से लेकर प वर्ग तक, तो इसमें पहला, तीसरा और पांचवा जो है अलप प्राण, यानी वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है और व्यंजनों का उच्चारण करते समय, और वहीं पर महाप्राण में वायु अधिक निकलती है। तो इसमें दूसरा और जो चौथा व्यंजन है वह महाप्राण कहे जाते हैं। वहीं पर उपर्युक्त के साथ साथ निम्न वर्ण भी हैं। देखिए साथियों, अघोष क्या है, तो ये आप देखिए ऊष्म व्यंजन जो है इनमें से 3 जो हैं अघोष कहे जाएंगे। ठीक है। ह जो है साथियों वो सघोष में चला जाता है। ठीक है। आगे य र ल व जो जितने भी अंतस्थ व्यंजन हैं ये आपको बता देते हैं। ह तक, ह जो है अघोष नहीं है, वो सघोष है जहाँ पर आना है। तो य र ल व के साथ जो है ये सब सघोष हैं। आगे क्ष त्र ज्ञ श्र ये भी सघोष हैं, और सभी स्वर जो हैं ये भी सघोष हैं। आगे चलते हैं। उपर्युक्त देखिए साथियों, ये महाप्राण अलप प्राण की बात हो रही है, तो अलप प्राण अंतस्थ व्यंजन है और महाप्राण ऊष्म व्यंजन है। याद रखें, भूलना नहीं है। अभी हम आगे उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों का जो वर्गीकरण है वो देख लेते हैं। ओके, ठीक है। तो उच्चारण काकू, जिसको काकल्य भी कहा जाता है। ठीक है। उच्चारण काकू, कंठ मार्ग को काकल्य कहा जाएगा। तो व्यंजन जो है जहाँ क जो है उच्चारण काकू से उच्चारित होता है, वहीं पर हम अगर बात करें कंठ से उच्चारित ध्वनियाँ, कंठ से उच्चारित ध्वनियाँ कंठ्य कहलाई जाती हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं जो क है, ठीक है जी, ये सब कंठ से ध्वनित है। ओके, इसमें ह को भी आपने याद करना है। और स्वर कौन कौन से हैं, जे वाले अ, आ और विसर्ग जो है आपने याद रखना है। ये कंठ्य ध्वनियाँ हैं, स्वर हैं। और वही कंठ्य व्यंजन को यदि हम देख लेते हैं, क फिर नुक्ता वाला क, ख, ख नुक्ता वाला ग, ग नुक्ता वाला घ, और साथ में अंग और ह को भी साथ ही आपने कंठे में रखना है। तालु से उच्चारित ध्वनियाँ जो हैं, एक छोटी ई, बड़ी ई, और साथ में च, छ, ज, झ, झ। ठीक है। तो नुक्ते वाले भी इसमें आ जाते हैं, जो कि च वर्ग में आते हैं। और साथ में ये यज्ञ वाला, ठीक है, जो व्यंजन है ये भी तालव्य में है। मूर्धा से उच्चारित जो ध्वनियाँ हैं उसमें आप देखिए री। ठीक है। री जो है साथियों ये मूर्धन्य ध्वनि है। ये मूर्धन्य क्या होता है, तो ये व्रत से मसूढ़ा और तालु जो चिकना होता है
उसके पीछे का खुरदरा सा भाग जो है ये मूर्धन्य कहलाता है। ट ठ ड ढ ण, ठीक है, ये सभी जो हैं आपको बता दें मूर्धन्य है और साथ में र ल श को भी मूर्धन्य ही माना जाता है। आगे हैं ये नुक्ता वाले भी साथ में रख दिए हैं। ओके, हालांकि ये अरबी फारसी से आए हैं लेकिन मानक देवनागरी में तो इनको नहीं गिना जाता है, लेकिन कहीं कहीं प्रयोग कर लिए जाते हैं नुक्ते वाले भी। तो दंत से उच्चारित ध्वनियाँ जो हैं साथियों, स्वर कोई नहीं है, दंत से उच्चारित स्वर कोई नहीं है, याद रखना है। वहीं पर ये आप व्यंजन सभी देख लीजिए, त थ ध ध न स। ओष्ठ से उच्चारित ध्वनियाँ, ओष्ठ यानी होठ, तो इससे उच्चारित जो स्वर हैं वो आप देख लीजिए, छोटा उ बड़ा उ। वहीं पर प फ भ भ म, तो साथियों ये रहे और ओष्ठ से उच्चारित ध्वनियाँ, ठीक है। नासिका से उच्चारित ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो आप अनुस्वार को देख लीजिए, ठीक है जी। और साथ में जो पंचम वर्ण जो हैं व्यंजनों के, स्पर्श 25 में से जो पंचम वर्ण आ जाते हैं, क वर्ग का अंतिम, च वर्ग का अंतिम, ट वर्ग का अंतिम, त वर्ग का अंतिम, ह वर्ग का, तो वो सब नासिके में आ जाते हैं, नाक से उच्चारित हैं, वो नासिक कहा जाता है इनको, ठीक है। आगे चलते हैं। कंठ और तालु से उच्चारित जो ध्वनियाँ हैं, छोटी ए और बड़ी ए, याद रखेंगे आप, कंठ तलव्य हैं जी। वहीं पर कंठ और ओष्ठ से उच्चारित ध्वनियाँ जो हैं जिनको कंठोष्ठ कहा जाता है, तो ये वही आगत स्वर भी इसमें गिन लिया जाता है और साथ में छोटा ओ और बड़ा ओ। आगे दंतोष्ठ से उच्चारित ध्वनियाँ जिनको ध्वंतोष्ठ कहा जाता है, तो इसमें स्वर तो कोई नहीं है लेकिन वह जरूर है। आगे चलते हैं। दंत मूल से उच्चारित, जिसको व्रत से या फिर मसूड़ा भी कहा जाता है, कोई स्वर नहीं है इसमें, बस ये है कि न स र ल, इसमें जो व्यंजन आते हैं ये वाले उच्चारित होते हैं। आगे हालांकि मूलतः ये अयोगवाह ध्वनियाँ हैं, किंतु सामान्यतः इन्हें स्वर में भी गिन लिया जाता है, सामान्यतः, लेकिन कुल स्वर आप 11 ही टिक करके आएंगे, ठीक है। किनकी बात हो रही है, अयोगवाह ध्वनियों की, अंग और विसर्ग, ठीक है। आगे योगवाद ध्वनियों के बारे में क्या कहा जा रहा है, ये वे ध्वनियाँ हैं जो ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है। ये स्वर इसलिए नहीं है कि इनकी स्वतंत्र गति नहीं है कोई, ठीक है, मतलब कोई ऐसा कोई इनका ना ही कोई वर्ण है, ठीक है। जब भी चिन्ह की तरह लगते हैं, ये स्वर ऊपर आ जाता है शिरो रेखा के, है ना, तो इसलिए आगे स्वतंत्र गति नहीं है। और व्यंजन इसलिए नहीं है क्योंकि ये स्वरों के बाद आती है, ठीक है, तो उनसे पहले नहीं, ओके, स्वरों के बाद आती है, उनसे पहले नहीं। ऐसी 3 ध्वनियाँ हैं, अनुस्वर, अनुनासिक और विसर्ग। अनुनासिक को हालांकि देवनागरी वर्णमाला में अलग से नहीं काउंट किया गया, लेकिन अनुनासिक इसको चंद्रबिंदु को कहते हैं जी, ठीक है। आगे पर चलते हैं साथियों। अनुस्वार क्या है, तो अनुस्वार एक नस्कीय ध्वनि है। अनुस्वार का अर्थ होता है अनु प्लस अनुधन स्वर, अर्थात स्वर के बाद आने वाला। ये नस्कीय ध्वनियाँ स्वर के उच्चारण के बाद ही आती हैं। जैसे गंगा शब्द को यदि हम देखें, ठीक है, गंगा, तो क्या कहा जा रहा है, ये नस्कीय ध्वनियाँ स्वर के उच्चारण के बाद। तो यदि हम देखें गंगा लिखना है, तो अगर आप देखेंगे तो गंगा लिखने में ग, ठीक है, ऊपर नहीं बिल्कुल डाल दिया, इसके बाद यानी ग में तो अपना एक स्वर है, ठीक है। अगर स्वर नहीं होगा तो ग तो आधा लिखा जाएगा या फिर हलंत वाला लिखा जाएगा, तो ये तो नहीं है। गंगा लिखते समय हम हमेशा करते हैं कि उसके बाद ही अनुस्वार को डालते हैं, नहीं कि ऊपर, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम या तो गंगा ऐसे लिखेंगे या फिर जे वाला गंगा बिल्कुल सही है। कभी भी गंगा लिखते समय जे मत कर देना, जे गंगा, ठीक है, जे नहीं होगा। तो जो व्यंजन अंत में है उससे उसी वर्ग का अंतिम जो पंचम वर्ण है वो जहाँ पर प्रयोग होना है बीच में। अनुस्वार के रूप में वर्गीय व्यंजनों के संदर्भ में नियम यह है कि अनुस्वार अपने से बाद में आने वाले व्यंजन के वर्ग का ही 5वां व्यंजन होता है, जैसे तो अभी बताया मैंने। तो जैसे गंगा, अब देखिए, ठीक है, ये वाला अभी उदाहरण दिया, गंदा शब्द, अभी देखो त थ द ध न, तो त वर्ग में जो है द आता है, तो इसीलिए जो इसी वर्ग का नस्कीय व्यंजन होगा उसका आधा हलंत, बिना हलंत वाला जो व्यंजन है वो प्रयोग किया जाएगा। लेकिन गंदा को तो फिर हम ऐसे भी लिख सकते थे, है ना, नहीं लिख सकते थे, ये बिल्कुल गलत है। जो तो वर्ग में द आता है और त वर्ग का ही अंतिम व्यंजन जो है वो न है, तो इसलिए न को ही स्वर रहित रूप में जहाँ पर अंकित करना है। आगे खंबा का भी यही रूप है, ठीक है, और गंजा का भी यही रूप है। आगे चलते हैं। अनुनासिक क्या है जी, ये पढ़ लेते हैं। यह नस्कीय ध्वनि है। यह नस्कीय ध्वनि जो स्वर के साथ जोड़कर बोली जाती है, इसके संकेत के रूप में अ आ के साथ चंद्र बिंदु तथा ए ओ की मात्रा के साथ बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे बांस, जोंक आदि। ओके, याद रखना है, यह नस्कीय ध्वनि जो स्वर के साथ जोड़कर, अभी अनुनासिक का तो ये है, अनुस्वार का क्या था, जो स्वर के बाद आती हैं, ठीक है, लेकिन यह नस्कीय ध्वनि जो स्वर के साथ जोड़कर बोली जाती है, इसके संकेत के रूप में अ आ के साथ चंद्र बिंदु तथा
ए ओ की मात्रा के साथ बिंदु का प्रयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य यही है कि इसके संकेत के रूप में अ और आ के साथ चंद्र बिंदु, ठीक है, और ए ओ की मात्रा के साथ बिंदु का प्रयोग होता है। ओके, याद रखना है। तो आगे जैसे कि देखिए साथियों, बांस, ठीक है, और जोंक। ओके, ये याद रखना है अनुनासिक ध्वनि कौन सी होती है। इसके संकेत के रूप में अ आ यदि है, यदि आ है, बांस लिखा तो इसमें आ स्वर आ गया, लेकिन हमने क्या करना है, इसी के ऊपर चंद्र बिंदु। अगर अगर जी वाली मात्राएं हैं, ठीक है, तो फिर जे जैसे जोंक लिखा है जहाँ पर, तो यहाँ पर अनुस्वार आएगा। ओके, यानी अनुनासिक जो है अनुस्वार में पद तब्दील हो जाता है। आगे देखिए विसर्ग। यह वह ध्वनि है जो कुछ तत्सम शब्दों में स्वर के बाद ह रूप में उच्चारित होती रही है, लेकिन आज हिंदी में भी ये प्रयुक्त होती है, हिंदी वर्णमाला में। जैसे दुख लिखना है तो दुख को पर्याय संस्कृत में ऐसे लिखते हैं, लेकिन आज हिंदी में दुख को ऐसे भी लिख दिया जाता है, ठीक है। छः लिखना है तो इस तरह से विसर्ग डालकर, क्योंकि ह का जो उच्चारण है वो आपको पता ही होगा, ह के रूप में हम करते हैं ह, ठीक है। जैसे कि जहाँ पर लिखा है पर्याय अतः, ठीक है। जहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वर्णमाला में अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों की गणना एक ध्वनि के रूप में ही की जाती है। इस प्रकार योगवाह ध्वनियाँ दो ही बचती हैं। याद रखेंगे साथियों, भूलना नहीं है, ठीक है जी। तो इस तरह से ये हमारी वर्णमाला से संबंधित वीडियो जरूर पूरा हो गया जी। पूछते हैं इससे प्रश्न। धन्यवाद।